हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए टॉपिक स्टार्ट किया था एडजेक्टिव, तो जैसे कि एडजेक्टिव के आपके 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जो आज का हमारा सेशन होने वाला, लेक्चर नंबर आपका 4 होने वाला है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एडजेक्टिव चैप्टर को आज फिनिश करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आज का आपका होने वाला है, क्योंकि हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है आज की तारीख में। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, फटाफट सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी अगर आपने 3 चैप्टर को मिस कर दिया, एडजेक्टिव के 3 पार्ट अगर आपने क्लास मिस कर दी है, तो आपको देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मेरी पहली क्लास हुई थी वहाँ पे मैंने बेसिक जानकारी आपको दी एडजेक्टिव के बारे में, फिर मैं उससे थोड़ा सा टॉप चला, फिर उससे तो थोड़ा सा टॉप चला। आज हमारा जो होने वाला है इससे एडवांस में जाने वाला है। तो आज हमारा एडजेक्टिव जो टॉपिक हमारा फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम अपने सेशन को आज को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने जो लास्ट कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस किया था, रूल नंबर 13 डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हमें रूल नंबर 14 के बारे में यहाँ पे आज पढ़ना है। ठीक है, तो फटाक से हम वहीं चलते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर हमारा 14 क्या कहता है वहीं पर हम चलते हैं, फिर डिस्कस। अगर आपको इसकी PDF चाहिए ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारे ऐप जो हमारा है अक्कू ज्ञान तक, प्ले स्टोर पे आप लिखेंगे अक्कू ज्ञान तक तो सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा ऐप आ जाएगा। आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग वाला कोर्स है उसी में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद मैं पहुँचता हूँ अपने रूल में। रूल नंबर 14 हमारा क्या डिस्कस होने वाला, ये हमारा आ गया रूल नंबर 14। तो आज हम यहीं से अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा फॉर्मेट में कर ले, फिर मैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी सोल्जर फटाफट आ जाएं और जोश के साथ आएँ, बिल्कुल जोश के साथ पढ़ाने वाला। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे जो सोल्जर हैं, सभी लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा रूल नंबर 14। तो रूल नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? रूल नंबर 14 आपसे ये कह रहा है कि नाउन में हम हाइपन वर्ड क्या होता है, जो ऐसे डैश लगता है वो क्या होता है, हाइपन वर्ड होता है। कि कोई भी नाउन वर्ड में अगर हाइफन लगा दे तो वो क्या होता है, या कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग में होते हैं। किसमें होते हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग में होते हैं। ये कभी प्लूरल में नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? कोई अगर नाउन का वर्ड है, अगर उसमें हाइफन लगकर आ जाए तो जो कंपाउंड नाउन के आपके एडजेक्टिव के भाग होते हैं उनका कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से ये बात मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है आपसे, आई डिलीवर्ड अ 2 hours लेक्चर। अब यहाँ पे 2 hours लेक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका हाइपेंस यहाँ पे देखेंगे जैसे कि लगा हुआ, हाइपेंस से जुड़ा हुआ। 2 आपका क्या है? न्यूमेरिकल डिजिट है। ठीक है, हावर्स आपका क्या आया? एक एडजेक्टिव का पार्ट है, मतलब कंपाउंड एडजेक्टिव है। इसमें इसके पहले क्या लगा? हाइपेंस लगा। तो इनका हम प्लूरल कभी भी इन वर्ड का नहीं बनाते हैं। तो हम हावर्स से क्या करेंगे? एस को रिमूव कर देंगे। और जो आर्टिकल ए आया है ना, ये किसके लिए आया है? लेक्चर के लिए आया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको सही करके बनाया गया सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखेंगे आई डिलीवर्ड अ 2 hour लेक्चर। अब यहाँ पे हावर्स में क्या हुआ? एस को हटा दिया गया, और इसमें क्या हुआ? यहाँ से देखो एस को अब रिमूव किया गया। तो ये क्या होता है? इनका प्लूरल हम नहीं बना सकते। जो हमारे कुछ नाउन के ऐसे वर्ड होते हैं जो हाइपेन के साथ लगकर आते हैं, तो कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग के होते हैं, इनके साथ हम कभी भी एस और यस नहीं लगाते, इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो बस यही आपको एग्जाम्पल में मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ हमारे जो शेर है, जो भी हमारी शेरनियाँ हैं, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स। अब यहाँ पे रुपीज़ में हमें एस को हटाना पड़ेगा, 200 रुपी नोट करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लग गया तो 100 में एस और यस लगाएंगे नहीं, लगाएंगे कि इसमें रुपीज़ में तो लगेगा नहीं, लेकिन नाउन में हमारा एस और यस लगेगा। नोट्स जो है हमारा, ये क्या नाउन है, नाउन में हमें एस और यस लगाना पड़ेगा। बट जो हमारे ये कंपाउंड नाउन के एडजेक्टिव के वर्ड हैं, इनके साथ हम एस और यस नहीं लगाते, इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इसको सही करके कैसे लिखेंगे हमारे जो सोल्जर हैं? तो इसको राइट करके ये लिखेंगे, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। ये हमारा सेंटेंस क्या होगा? सही होगा जी, हमारा सेंटेंस क्या होगा?
रॉन्ग होगा। ठीक है, आई होप, आशा करते हैं आपको 14 नंबर रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगले रूल में आपका मूव करते हैं फटाक से। ठीक है, तो अगला हमारा जो रूल नंबर 15 नंबर है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 15 नंबर। तो रूल नंबर 15 आपसे ये कहता है, अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे, अगर कोई भी नाउन का वर्ड वो अगर एडजेक्टिव का वर्क कर रहे हैं तो वह प्लूरल में नहीं हो सकते। रूल नंबर 15 आपसे ये कह रहा है, अगर कोई नाउन का वर्ड वो एडजेक्टिव का फंक्शन मतलब कार्य कर रहे हैं तो उनका प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में। अब मैं एग्जांपल से ये बात अच्छी से आपकी क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है क्या, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आइज सर्जरी। यहाँ पे आपका आइस, यहाँ पे का आपका नाउन वर्ड है, नाउन है। तो हम ये एडजेक्टिव का फंक्शन लेकिन कर रहे हैं, लेकिन है क्या, नाउन है, लेकिन एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, तो हम आई को आइस नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका हम प्लूरल नहीं बनाते। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको एस हटाना पड़ेगा, आई में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट नंबर 15 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे रूल नंबर 16 के बारे में हम बात करते हैं। रूल नंबर 16 में आपसे ये कह रहा है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव के वर्ड हैं जो क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। तो इनका प्रयोग सेंटेंस में हम बिल्कुल केयरफुली मतलब सावधान पूर्वक इनका यूज़ करेंगे। तो इनके बारे में हम एक एक के बारे में आपसे यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, एडजेक्टिव का जो कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड है, फर्दर FARTHR फर्दर वाला और FURTHR फर्दर वाला। ये क्या बताता है, जो FARTHR वाला फर्दर होता है ये क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है। किसको, डिस्टेंस को बताता है। किसको, डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, और जो UR वाला फर्दर है ये क्या करता है, और मतलब अधिक की मीनिंग देता है। मतलब एक तरीके से मान लो पोजीशन की मीनिंग देता है। समझ में आया। जो FARTHER फर्दर होता है ये क्या बताता है, दूरी को बताता है। और FURTHER वाला फर्दर जो होता है ये क्या बताता है, मतलब पोजीशन आपका एक से अधिक के बारे में बताता है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, सी लिप्स, वह रहती थी एट द फर्दर एंड ऑफ द लेन में रहती थी। तो मतलब एक डिस्टेंस बता रहा, तो हम किसका यूज़ करेंगे, FARTHER वाले फर्दर को यूज़ करेंगे। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखो सेकेंड एग्जाम्पल, आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर। आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या कर रहा, एक पोजीशन बता रहा, मैंने रिसीव नहीं किया आपके ऑर्डर को, जो आपके कोई भी ऑर्डर थे, जो भी ऑर्डर थे आपके, वो मैंने रिसीव नहीं किया। तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, FURTHER फर्दर का। और AR वाला जो फर्दर होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस को बताता है। जो UR वाला फर्दर होता है ये पोजीशन आपको तो या उससे अधिक की बात करता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। ठीक, अब अगला हमारा यहाँ पे कंफ्यूजिंग पेयर ऑर्डर वर्ड आते हैं एडजेक्टिव के। अगला हमारा आता है लास्ट और लेटेस्ट में क्या अंतर होता है। लास्ट का अर्थ होता है आखिरी, लास्ट का अर्थ होता है क्या, आखिरी। और जो लेटेस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लेटेस्ट है, वो चीज़ क्या है, न्यू है, मतलब नवीनतम है, मतलब कोई चीज़ न्यू आई है। जैसे लेटेस्ट सॉन्ग, मूवी आ रहे हैं, लेटेस्ट मूवी आई है, तो वहाँ पे लेटेस्ट का यूज़ करेंगे, मतलब नई बात करता है। ठीक, और जो लास्ट होता है ना ये आखिरी की बात करता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया। अब एग्जाम्पल से यहाँ पे क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हमारे शेरों, द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वास बहादुर शाह जफर। यहाँ पे लिखा द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वास बहादुर शाह जफर। अब यहाँ पे लास्ट, जो मुगल एम्पायर का जो रूलर था, शासक था, वास बुद्धसार शाह जफर। ठीक है, तो यहाँ लास्ट आखिरी की बात कर रहा सेंटेंस में, तो हम लास्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जब नवीनतम की बात करेगा तो लेटेस्ट का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द लेटेस्ट स्कोर,
व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, मैच का लेटेस्ट स्कोर आज का क्या रहा, नवीनतम की बात कर रहा, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, लेटेस्ट का यूज करेंगे। और जहां पर आखिरी की बात करें वहां पे किसका यूज करेंगे, लास्ट का यूज हम करेंगे। इतनी सी बात आपको ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला हमारा कंफ्यूजिंग जो वर्ड आते हैं एडजेक्टिव के, वो क्या आता है, तीसरा नंबर आता है इल्डर ओल्डर। जो इल्डर वर्ड होता है ना, ये क्या बताता है, ब्लड रिलेशन को बताता है। किसको, ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता। और जो ओल्डर होता है ना, ये क्या बताता है, पोजीशन। क्या बताता है, पोजीशन, ऑर्डर बताता है किसी क्रम में, ठीक है। अब एग्जांपल तो समझते हैं, यहाँ पे इल्डर का इल्डेस्ट भी होता है, खून का रिश्ता बताता है। ओल्डर का ओल्डेस्ट होता है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये किसका, उम्र मतलब एक ऑर्डर बताता है, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ओल्ड जो वर्ड होता है ना, इसकी 2 डिग्री होती हैं, एक बनती ओल्डर ओल्डेस्ट है, एक बनती इल्डर और इल्डेस्ट है। और यहाँ पे मैंने बताया इल्डर का मतलब क्या होता है, ब्लड रिलेशन, जिससे खून का रिश्ता होता है। और जो ओल्डर का मतलब होता है, ये क्या बताता है, आपका ऑर्डर, पोजीशन बताता है, क्रम बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस एग्जांपल में देखेंगे, एग्जांपल से ये बात मैं आपकी 100% यहाँ पे क्लियर करता हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। तो यहाँ पे लिखा है ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। क्या लिखा, ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, मतलब ही इज, वह, देन हिज ओल्डर फ्रेंड मतलब अपने फ्रेंड से क्या था, ओल्डर था, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा, अपने फ्रेंड से ऑर्डर बता रहा है, यहाँ पे ओल्डर था वो हमसे। ओल्ड का मतलब क्या था, बूढ़ा। वह अपने फ्रेंड से क्या था, बूढ़ा था, तुलना हो रही। तो यहाँ पे ऑर्डर बताता था, तो ओल्डर का यूज करेंगे। अब जब हम ब्लड रिलेशन की यहाँ पे बात करेंगे इल्डर का, तो ही इज माई इल्डर ब्रदर, जो मेरा भाई है वो क्या, हमसे बड़ा है। तो मतलब यहाँ पे खून के रिश्ता हो रहा है भाई से, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इल्डर का यूज करेंगे। बस आपको ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमारे जो सोल्जर है, जो शेरनियां है, यहाँ पे इल्डर का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, खून से रिश्ता, और ओल्डर का मतलब होता है जहां पे आपका ऑर्डर, पोजीशन, क्रम देखा जाए, वहां पे हम ओल्डर वर्ड का यूज करते हैं। तो वो अब डिग्री के अनुसार आप वहां पे यूज करेंगे। ओल्ड की 2 डिग्रियां होती है, एक इल्डर इल्डेस्ट होती है, एक होती ओल्डर ओल्डेस्ट होती है। ओल्डर ओल्डेस्ट होती है, ये पोजीशन, ऑर्डर बताते हैं सेंटेंस में। और जो इल्डर और इल्डेस्ट होती है, ये ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता बताती है, ठीक है। ये भी आपका तीसरा नंबर जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव के वर्ड थे, ये भी आपका क्लियर हुआ होगा, आई होप, आशा करते हैं, ठीक है। अब मैं अगले कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव के वर्ड की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे 4th नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर जो एडजेक्टिव के कंफ्यूजिंग वर्ड है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे नियरेस्ट और नेक्स्ट है। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको पहले पता होना चाहिए। नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नजदीक, नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नजदीक, ठीक है। और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, और नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नजदीक। जो चीज सबसे नजदीक है उसमें क्या यूज होता है, नियरेस्ट। और जो नेक्स्ट होता है, अगला चीज के बारे में बात करें, अगले के विषय में बात करें, वहां पे नेक्स्ट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आप कोई टीवी पे मूवी देख रहे होंगे, आई होप, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं घर में आपकी टीवी चलती रात में, ठीक है। तो आप हो और आपकी सिस्टर है, वो कहेंगे ये लगाओ, वो कहेंगे ये लगाओ, नेक्स्ट करो, दूसरा लगाओ। तो वो वहां पे क्या होता है, अगला, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, नेक्स्ट वर्ड का। और जो नियरेस्ट होता है, ये क्या होता है, सबसे नजदीक होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं एग्जांपल से आपको ये बात अच्छे से क्लियर करता हूं, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं फटाक से, बिना देरी के साथ। हमारे जो सोल्जर है, जो शेरनियां हमारे देख रहेंगे, जो भी आपका डाउट है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपका नियरेस्ट वर्ड से है। तो यहाँ पे लिखा विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, विच इज द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है ना वो कहां पे बिल्कुल नियरेस्ट है, विच इज द हॉस्पिटल नियरेस्ट है, कौन सा हॉस्पिटल मेरे नजदीक है सबसे। तो क्या नियरेस्ट वर्ड का यहां पे यूज करेंगे, विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मेरे नजदीक कौन सा हॉस्पिटल है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया।
अब यहाँ पे मैंने बता दिया नेक्स्ट का मतलब क्या था, अगला। तो यहाँ पे द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, जो बैंक है ना वो अगले बिल्डिंग पे है, मतलब सेकंड फ्लोर पे नहीं है, अगले बिल्डिंग में, मतलब बगल वाली बिल्डिंग पे है, मतलब एक बिल्डिंग को छोड़कर दूसरी तीसरी अगली बिल्डिंग में है, ठीक है। तो वहाँ पे नेक्स्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। तो नियरेस्ट और नेक्स्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा। नियरेस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जो चीज़ सबसे नज़दीक होती है, और नेक्स्ट क्या होता है, जो सबसे अगला होता है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ 5, जो एडजेक्टिव के पेयर ऑफ वर्ड है कंफ्यूजिंग वाले। 5वां नंबर हमारे वर्ड क्या है, तो यहाँ पे लिखा लेटर, सिंगल टी आर वाला लेटर और डबल टी आर वाला लेटर। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे सिंगल टी ए आर वाला लेटर को। तो सिंगल जो टी ए आर वाला लेटर होता है ना, ये क्या बताता है, पोजीशन बाद में, क्या बताता है, बाद में। और जो डबल टी आर वाला लेटर होता है ना, ये बाद वाला बताता है। जो सिंगल टी ए वाला लेटर होता है ये क्या करता है, बाद में। और जो डबल टी आर वाला लेटर होता है ना, ये क्या बताता है, बाद वाला। अब एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू लेटर। अगर कोई आपको फ़ोन करता है तो आप बीच में मैसेज आता है, जब कॉलिंग को ऐसे करते हो तो वहाँ पे एक मैसेज का रिप्लाई करने के लिए आता, तो वहाँ पे लिखा आई कॉल यू लेटर, तो मतलब बाद में करेंगे। तो वहाँ पे किसका, सिंगल टी आर वाला लेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डबल टी आर लेटर मतलब क्या होता है, बाद वाला होता है, मैंने बताया। अब एग्जाम्पल में सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखा द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज बोरिंग। जो बाद वाली मूवी में सीन थी ना, वो बहुत बोरिंग थी। कैसी थी, बोरिंग थी। तो वहाँ पे डबल टी आर वाला लेटर वर्ड यूज़ होगा। और जो बाद में कॉल करेंगे वहाँ पे लेटर सिंगल टी आर वाला लेटर यूज। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो सिंगल टी आर वाला लेटर है ना, ये क्या बताता है, बाद में। और जो डबल टी आर वाला लेटर है, ये क्या बताता है, बाद वाला बताता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे डबल टी आर लेटर वाला जो अपोजिट होता है, क्या होता है, फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब क्या था, पहले, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके यहाँ से क्या होते हैं, जो हमारे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव के वर्ड थे, यहाँ पे आपकी एक एक 1 बाय 1 मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे रूल नंबर 17 हमारा क्या कहता है। तो रूल नंबर आपका जो 17 है, ये कहता है कि ऑल एवं बोथ, थोड़ा सा रुकना, ऑल एवं बोथ सॉरी, 17 नंबर रूल आपसे ये कह रहा है कि ऑल बोथ के बाद पॉजेसिव केस का प्रयोग हो सकता है। ऑल बोथ के बाद हम पॉजेसिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं। माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड। अब यहाँ पे ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या था बताया आपको, ऑल बोथ के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन यूज़ होगा। इसके पहले अगर यूज़ होगा तो गलत होगा। तो यहाँ पे माई लिखा हुआ इसलिए ये गलत हुआ। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑल माई फ्रेंड्स। अब ये हमारा क्या होगा, सही होगा। इतनी सी बात आपको समझना था। ऑल और बोथ के बाद हम पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ करेंगे। इसके पहले अगर यूज़ होता है तो वो क्या होगा, गलत होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ रूल नंबर अगले पे। रूल नंबर आपका अगला क्या आता है, रूल नंबर 18 आपसे क्या कहता है। तो रूल नंबर 18 जो है ना, ये आपको मैंने डिग्री में अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो अगर एक वाक्य में एडजेक्टिव के पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग हो तो एज एवं देन दोनों का प्रयोग होगा। एज सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। यहाँ पे देखें, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, इफ नॉट, यहाँ पे देन लगा तो मोर कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी इसमें, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर बात करेंगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 19 आपसे क्या कहता है, 19, ठीक है। तो रूल नंबर 19 आपसे ये कहता है हमारे शेरों, अगर हम टाइम्स शब्द का प्रयोग
कर लें तो फिर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम सेंटेंस में टाइम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, माई हाउस इज़ 4 times bigger than yours। अब यहाँ पे माई हाउस इज़ 4 times, यहाँ पे टाइम्स वर्ड यूज़ हुआ तो इसके बाद क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड यूज़ करेंगे। तो टाइम एस बिग, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री योर। अब ये सही है, ये गलत है, ये आपको ध्यान रखना है बात। अगर सेंटेंस में मैंने टाइम्स वर्ड को यूज़ कर लिया है तो इसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, पॉजिटिव डिग्री वर्ड का हम यूज़ करेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 आपसे क्या कहता है, रूल नंबर 20 आपसे ये कहता है, अगर एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर, एज इत्यादि का प्रयोग एक साथ हो तो निम्न क्रम में होंगे। पहले आपका साइज आता है, फिर आपका सेज आता है, फिर आपका एज आता है, फिर आपके कलर वाले वर्ड आते हैं, फिर इमोशंस आपके आते हैं, फिर नेशनलिटी आती है, फिर मटेरियल, फिर नाउन। इस तरीके से आपके यूज़ होते हैं। जो आपके सेज और साइज कलर वाले एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं ना, इनका एक क्रम होता है। क्या होता है, पहला साइज वाला वर्ड आएगा, फिर आपका शेप, आकार, आकृति वाला आएगा, फिर आपकी एज क्या है, फिर आपके कलर वाला आएगा, फिर आपके इमोशंस क्या है, फिर आपके नेशनलिटी क्या है, फिर आपका मटेरियल का, फिर आपका नाउन आएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको ये कॉपी पे अपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल, द पुलिस अरेस्टेड अ 22 years old ब्लैक अमेरिकन नेग्रो। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पहले आपके क्या, आपके देखो यहाँ पे साइज नहीं था, यहाँ पे एज 22 years एज आ गया। यहाँ पे ओल्ड ब्लैक अमेरिकन, ओल्ड ब्लैक आपका क्या होगा, कलर हो गया, एज ओल्ड हो गया, कलर ब्लैक हो गया, अमेरिकन नेशनलिटी हो गई, इसके बाद आपका नाउन आ गया, ठीक है। इस प्रकार आपके शेप एंड साइज के आकार पर एडजेक्टिव के वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल लिखा हुआ है, सेकंड नंबर, द थीफ फ्लैश्ड अ बिग शार्प के नाइफ एंड आस्क्ड द कैशियर टू फिल द ब्लैक लेदर बैग विथ मनी। पहले बिग मतलब आपका साइज हो गया, शार्प मतलब जो शेप आपकी आकार आकृत होती है, ठीक है, शार्प होता है, ठीक है। ब्लैक आपका कलर वर्ड आ गया, फिर आपका मटेरियल आ गया, फिर और कोई वर्ड था नहीं तो हमने डायरेक्ट इसको यूज़ कर लिया। नेशनलिटी आपका था नहीं, इमोशन आपका था नहीं, कलर वर्ड था, इसके बाद ये, इसलिए इस प्रकार आता है। तो आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपको बस ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो जो एडजेक्टिव ऑफ साइज होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ कलर के वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ जो इमोशन के वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ जो नेशनलिटी के वर्ड होते हैं, आपके एडजेक्टिव ऑफ एज के वर्ड होते हैं, तो आपको इस स्ट्रक्चर के अनुसार अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब मैं अगली रूल नंबर पे मूव करते हैं फटाक से। अब हमारा यहाँ पे आता है रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 आपसे ये कहता है, हमारे शेरों, ये कहता है कि 2 कंपैरेटिव एवं 2 सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता। 2 कंपैरेटिव 2 सुपरलेटिव डिग्री का हम एक साथ प्रयोग नहीं करते। तो ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट आपकी क्या है, सुपरलेटिव, इसके साथ डबल डिग्री का मोस्ट हटा देंगे यहाँ पे। ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द ऑफिसर। इस तरीके से आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपकी वो डिग्री कंपैरेटिव तो उसके साथ डबल डिग्री का हम यूज़ नहीं करें, अगर वो सुपरलेटिव तो उसके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड यूज़ नहीं करें, ठीक है। आपको पता चला कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अगर वर्ड यूज़ हैं तो इनके साथ हम डबल डिग्री वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। बस इतनी सी बात आपको, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम रूल नंबर 22 में चलते हैं। रूल नंबर आपका 22 क्या आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 22 के बारे में हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे लिखा है, जब 2 एडजेक्टिव एक साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता हो तो उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। तो सीनियर के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है, इसके साथ देन आता है, लेकिन हम सीनियर के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, इसलिए इस तरीके से हम करते हैं। आई होप आशा करते हैं ये भी 22 रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब
हमारा टॉपिक जो एडजेक्टिव है वो आपके यहाँ से फिनिश होते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे बेसिक से एडवांस लेवल तक जो भी आपके कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव में बन रहे थे वो मैंने सभी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आते हैं आपके स्पोर्टिंग रन, कुछ इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। इससे रिलेटेड आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको इसी पीडीएफ पे नीचे आपको दिए गए हैं। 50 या 60 आपके क्वेश्चन होंगे, 1 से लगा के 50 या 60 क्वेश्चन आपके हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको क्वेश्चन आपको पीडीएफ पे मिल जाएंगे और इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इनका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के नीचे भी इनके दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन से भी नहीं घबराना, अच्छे से आप करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक बार मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, फिर इसके बाद में अपने सेशन को एंड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आपके कम से कम कितने 54 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और देखो फिर यहाँ पे इन्हीं के आंसर आपको इस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया गया नीचे, सभी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में दिया गया, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ के साथ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो अक्कू ज्ञान तक पे तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है हमारे जो शेयर हैं आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट मेरे द्वारा दी जाने वाली आपको मिल जाते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे प्ले स्टोर पर जाना है तो वहाँ पर लिखेंगे अक्कू ज्ञान तक, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग का जो हमारा कोर्स दिख रहा होगा वहाँ पर आपको की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के सेशन यही रखते हैं। सभी लोग अच्छे से आराम से पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल मस्त होकर, बिल्कुल। जय हिंद सोल्जर।